आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। वक्त हो गया है 4 बजे का। चलिए रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर, जिसमें आज हम बात करेंगे सिर्फ घोसी उपचुनाव की, जहां कल मतदान होना है, जिसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, प्रचार तो थम गया है, लेकिन सियासत हाई है। मतदान को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने धांधली का आरोप लगाते हुए आईजी से मुलाकात करते हुए उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं मायावती ने इस उपचुनाव से दूरी तो बना ली, लेकिन उनकी एक अपील ने हर एक दल की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। जबकि इस उपचुनाव को 24 से पहले एक लिटमस टेस्ट की तरह हर एक पार्टी देख रही है। अब ये चुनाव किसके पक्ष में होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब खबरों पर चर्चा होगी विस्तार से। यूपी में घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 5 सितंबर यानी कल वोटिंग होनी है। इससे पहले सभी की निगाहें बसपा के मतदाताओं पर टिक गई हैं, चूंकि बसपा ने उपचुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसके मतदाता चुनावी गणित को भी बदल सकते हैं। इस सीट पर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी के बीच है। ऐसे में सीट का सियासी समीकरण है और दोनों ही दलों के प्रत्याशियों का जो गुणा गणित है राजनीति में, वो क्या है, चलिए उस पर पहले एक नजर डालते हैं। तो भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के अगर हम राजनीतिक करियर की बात करें तो 1996 में वो पहली बार चुने गए थे। 2000 में सपा से वो राज्यसभा भी गए थे। साथ ही अगर बात करें 2009 में वो बसपा से सांसद बने थे। तो दारा सिंह चौहान 2009 में बसपा से सांसद बने, जबकि 2015 में भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा था। इसके साथ ही दारा सिंह चौहान 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर एक बार फिर से चुनाव लड़ते हैं और वो विधायक बनते हैं। 2023 में विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है दारा सिंह चौहान। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान 1996 में पहली बार बसपा से राज्यसभा गए। ये तो रही भाजपा प्रत्याशी की बात। अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह की। तो दोनों की ही राजनीतिक करियर की शुरुआत एक ही साल पर हुई है। 2012 में घोसी से सुधाकर सिंह विधायक भी रह चुके हैं। और साथ ही अगर हम सुधाकर सिंह की बात करें तो 2017 में मोदी लहर में फिलहाल वो चुनाव हार गए थे। ऐसे में 2022 में समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका टिकट भी काट दिया गया था, लेकिन 2023 के उपचुनाव में सुधाकर सिंह पर सपा ने एक बार फिर से दाव लगाया है, यानी कि सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है। तो देखिए, कुल मतदाता है 43,452। अगर हम घोसी की बात करें तो यहाँ दलित मतदाता हैं 62,352। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुस्लिम मतदाता है लगभग 60,000। तो घोसी में मुस्लिम मतदाता और साथ ही दलित मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। लगभग 48,500 भूमिहार मतदाता भी घोसी में है। तो यादव मतदाता कुल 42,000 है। इसके साथ ही घोसी का जातीय समीकरण पर हम अगर बात करें तो राजभर मतदाता यहाँ पर 40,000 है, यानी कि राजभर समाज के वोटर्स भी 40,000 है। लेनिया मतदाता 36,000 है। तो लेनिया मतदाताओं की अगर हम बात करें तो 36,000 यहाँ लेनिया मतदाता है। निषाद समाज के मतदाता यहाँ पर 16,000 है। तो घोसी का जातीय समीकरण अगर हम बात करें लगातार तो राजपूत मतदाता यहाँ पर तकरीबन 15,000 है। कोयरी मतदाता 6,200 हैं। कुर्मी मतदाताओं पर अगर हम एक नजर डालें तो 5,700 कुर्मी वोटर्स भी घोसी में है। और दुसाद वोटर्स पर अगर हम नजर डालें तो 5,400 दुसाद वोटर्स भी घोसी में आते हैं। खटिक मतदाता 4,200 है। ब्राह्मण वोटर्स 4,100 यानी 4100 ब्राह्मण मतदाता भी घोसी में कल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। गौड़ और खरवार मतदाता भी 3,500 है। लाला वोटर्स भी 1,600 है। तो घोसी के जातीय समीकरण में लाला वोटर्स की अगर हम बात करें तो 1,600 लाला वोटर्स भी है। नाई वोटर्स की संख्या 1,300 है और ये सभी वोटर्स कल अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। कुम्हार मतदाता 1,200 है।
मुसहर वोटर्स 900 है, तो ये है घोसी का जातीय समीकरण जहां मुसहर वोटर्स हैं 900। इसके साथ ही सिंधी वोटर्स की भी संख्या घोसी में अच्छी खासी है, 800 घोसी में सिंधी वोटर्स भी हैं। और अगर हम अन्य बिरादरी की बात करें तो 75,000 अन्य बिरादरी के वोटर्स भी घोसी में आते हैं और कुल मतदाता 43,452 हैं। तो देखिए, उपचुनाव अब दिलचस्प होता जा रहा है। चुनावी प्रचार बीते दिनों थम चुका है और कल यानी कि 5 सितंबर का वो दिन होगा जब घोसी की जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। ऐसे में घोसी की तैयारियां क्या है, प्रशासन ने वहां पर क्या कुछ तैयारियां कर रखी है, इन सभी सवालों के जवाब अब हम विवेक से जानेंगे, जो कि इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, कल घोसी में उपचुनाव होने हैं जिसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। क्या कुछ तैयारियां घोसी में देखने को मिल रही हैं विवेक? देखिए मुस्कान, तैयारियां वही हैं जो हर चुनाव में तैयारी प्रशासन के द्वारा की जाती है कि किसी तरीके से कोई परेशानी जो मतदाताओं को है वो बात की जाए तो मतदान केंद्र पे ना हो, सभी लोग आएँ और अपना मतदान का इस्तेमाल करें, मतदान करें और शांतिपूर्वक मतदान कराया जाए। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन से लेकर तमाम जो अधिकारी हैं ये इस पर बैठक कर चुके हैं, इस पर बातचीत कर चुके हैं। अब इसको सही तरीके से अप्लाई करने का वक्त आ गया है। 5 तारीख यानी कल का वो दिन होगा जब दोनों ही प्रत्याशियों की किस्मत का ताला मतदान पेटी में बंद हो जाएगा या फिर यूँ कह सकते हैं ईवीएम में कैद हो जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन से लेकर राज्य निर्वाचन आयोग तमाम तरह से पूरी तैयारियां मतदान को लेकर वो हो चुकी हैं और कल से मतदान शुरू हो जाएगा। 5 तारीख को ये मतदान का दिन रहेगा और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन देखिए विवेक, चुनाव तो अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, वोटिंग अभी शुरू भी नहीं हुई है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने धांधली का आरोप लगाते हुए आईजी से मुलाकात की है और ज्ञापन भी सौंपा है उन्हें। देखिए अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से लीड कर रहे हैं शिवपाल यादव, कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से पिछली बार तमाम आरोप सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पे सत्ता पक्ष पे लगे थे, वोटर लिस्ट से नाम गायब होने के कई मामले ऐसे आए थे जिसमें समाजवादी पार्टी ने बाद में रिसर्च किया, तैयारी की और इस बार पूरी तैयारी के साथ घोसी के उपचुनाव में खड़ी हुई थी। अब जिस तरीके से इन मामलों पे शिवपाल यादव ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस मामले को आगे आके लीड कर रहे हैं। आज आईजी से जाके मिले, ये भी खबर आई कि उनको मऊ जाने से रोक दिया गया। तो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो दोनों ही पक्षों से है, लेकिन समाजवादी पार्टी ज्यादातर हमलावर हो रही है क्योंकि कल चुनाव होने हैं और ऐसे उपचुनाव में इसके पहले भी समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पे यह आरोप लगा चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है। किस तरीके से निकाय चुनाव के मामले को हम देख सकते हैं, किस तरीके से रामपुर का जब उपचुनाव था, मैनपुरी खतौली का जब उपचुनाव था, तब समाजवादी पार्टी ने राज्य निर्वाचन आयोग से लेके दिल्ली से लेके लखनऊ तक जो है सबसे मिले थे और बकायदा एक लिस्ट लेके राम गोपाल यादव दिल्ली गए थे। इसके बाद से ही लगातार समाजवादी पार्टी ने इस पे काम किया और किस तरीके से बूथ लेवल पे लोगों को समझाया गया, अपने कार्यकर्ताओं और समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्षों को ये बात बताई गई कि किस प्रकार से आने वाले चुनाव में इन परिस्थितियों का सामना करते हुए। लेकिन देखिए विवेक, बीते दिनों की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बेटे पर एक पुलिसकर्मी को धमकाने का आरोप लगा था और आज शिवपाल सिंह यादव ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए आईजी से मुलाकात की है, ज्ञापन सौंपा है। तो क्या ये बीते दिनों हुए आरोप का काउंटर माना जाए क्या, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से चला गया है? जी बिल्कुल मान सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का ये दौर तो है, चुनावी जनसभाओं के दौरान चलता रहता है। चुनाव का माहौल है और जिस तरीके से चुनाव के माहौल में लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक उत्तर के समान ही इसको देखा जाएगा। शिवपाल यादव ने खुद कमान अपने हाथ में ले ली है और शिवपाल यादव का बयान भी था जिससे उन्हें बताया था कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता वो घोसी छोड़ कर कहीं जाने वाले नहीं है। यानी साफ तौर पर उन्होंने ये संदेश दे दिया था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दर्जनों विधायकों और मंत्रियों के साथ एक डेरा डाल रखी है,
मऊ के घोसी में, उसको देखते हुए साफ तौर पर कहा था यहाँ कोई ना कोई ऐसी हरकत भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कर सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि जनता घोसी के उनके साथ है और इस बार दारा सिंह चौहान को पटखनी देकर सुधाकर सिंह यहाँ से विजेता बनेंगे और ये उपचुनाव सपा के पाले में होगा। देखिए, लेकिन विवेक, इस उपचुनाव से बसपा ने पूरी तरीके से दूरी बनाई हुई है, लेकिन आज मायावती की तरफ से सभी बसपाइयों से एक अपील की गई है कि वो इस उपचुनाव में मताधिकार का इस्तेमाल ना करें। अगर वो वोट डालने चले भी जाते हैं तो वो नोटा पर बटन दबा के आए। अब ये मायावती की अपील दोनों पार्टियों की मुश्किलें कैसे बढ़ा रही है, क्योंकि दलित वोटर्स की अगर हम बात करें तो उनकी संख्या घोसी में काफी ज्यादा है। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो घोसी के जाति समीकरण को मुस्कान अगर देखें तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे मुस्लिम मतदाता हैं, करीब 80 से 85 हज़ार मुस्लिम मतदाता हैं। इसके बाद अगर दूसरे नंबर पे कोई समुदाय या जाति आती है तो वो दलित समुदाय है, जिससे करीब 70,000 वोटर वहाँ पे है। लेकिन बसपा सुप्रीमो की जो अपील है वो काफ़ी लेट हो चुकी है। आज 4 तारीख है, कल मतदान होने हैं, आज के दिन अपील हो रही है। इतने दिनों से बसपा सुप्रीमो आखिर क्या कर रही थी? इतने दिनों से अपने वोटर्स को, खाटी वोटर्स को उन्होंने ये अपील क्यों नहीं की? उनके पास तक ये संदेश आखिर पार्टी के द्वारा क्यों नहीं भिजवाया गया? साफ तौर पे अब तक वोटर इन्फ्लुएंस हो चुका होगा किसी न किसी पार्टी से, किसी न किसी प्रत्याशी से इन्फ्लुएंस हो चुका होगा और आधे से ज्यादा वोटर जो है ये मान चुके होंगे कि हम इनको वोट करने वाले हैं। तो अब बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, 5 सितंबर को घोसी की जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। दोनों ही प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल कैद हो जाएगा ईवीएम में, जिसका खुलासा होगा 8 सितंबर को जब इसके नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले मायावती की एक अपील ने सियासत को बढ़ा दिया है। मायावती ने बसपाइयों से अपील की है कि वो इस उपचुनाव में हिस्सा ना लें और अगर वो इस उपचुनाव में वोट डालने पहुंचते हैं तो नोटा पर दबा के आए, यानी कि किसी भी पार्टी का समर्थन ना करें। और यहां पर दलित वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में अब हर एक पार्टी की नजर उन दलित वोटर्स पर टिकी हुई है जो कि इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव सोमवार यानी आज अपने पार्टी के विधायकों नेताओं के साथ आजमगढ़ के आईजी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आईजी रेंज अखिलेश कुमार को ज्ञापन सौंपकर घोसी उपचुनाव में पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगाया और मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। आजमगढ़ से सटे मऊ जनपद के घोसी विधानसभा में 5 सितंबर को यानी कि कल का वो दिन होगा जब उपचुनाव है। ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत में शिवपाल यादव ने कहा कि मऊ के घोसी और कोपागंज थाना क्षेत्र में एसओ से लेकर सीओ तक लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। शिवपाल ने यह भी कहा कि इसके अलावा 40 मंत्रियों का जत्था भी चुनाव प्रभावित कर रहा है। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि आजमगढ़ से लेकर मऊ तक होटलों में मंत्रियों से लेकर डिप्टी सीएम तक डटे हुए हैं। लोगों को बुलाकर पैसा दिया जा रहा है, धमकी तक दी जा रही है। मुसलमानों को डराया जा रहा है कि वो वोट न डाल सकें। समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं होने देगी, हम चुनाव आयोग से भी इस पूरे मामले की शिकायत करेंगे। तो वहीं शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी सुनिए। बहुत सी शिकायतें थी जो चुनाव हो रहा है घोसी का, तो बहुत सी शिकायतें थी। शिकायतें तो छोटी छोटी थी, खासकर जो घोसी और गोपागंज थाने हैं वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं और कुछ सीओ हैं वहाँ पर हैं विनीत कुमार सिंह और अरुण कुमार सिंह जी। ये मोहल्लों में जा करके मतदाताओं को धमका रहे हैं। वैसे तो देखिए, वोट पड़ने से रोक रहे हैं, एक तरह से रोक रहे हैं। वोट कम भी पड़ेगा। वैसे तो चुनाव आयोग का हमेशा रहता है कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा पड़े और निष्पक्ष चुनाव। हम भी चाहते हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केसी जैन जिस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी जैन जी, देखिए, शिवपाल सिंह यादव ने आज आईजी रेंज से मुलाकात की है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को प्रभावित कर रही है, लोगों को धमका रही है, डरा रही है और डिप्टी सीएम से लेकर तमाम मंत्रियों का जत्था वहां पर मौजूद है, लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। देखिए,
समाजवादी पार्टी को ये पहले से पता है कि वहां पर 8 तारीख को जब मतगणना होगी तो परिणाम क्या। जिस प्रकार से जनता ने समाजवादी पार्टी को लगातार नकारा है, तो इसीलिए समाजवादी पार्टी को परिणाम भी पता है। और इसके पहले चाहे रामपुर का चुनाव रहा हो या आजमगढ़ का चुनाव रहा हो, इन परिणामों ने भी बता दिया कि जनता का रुझान किस तरफ है, समाजवादी पार्टी की तरफ है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। तो उनको जब परिणाम पहले से तय है तो अपनी हार का ठीकरा किसके ऊपर छोड़े। अभी आपने देखा कि परिवार के सदस्य को आजमगढ़ से उन्होंने चुनाव लड़ाया और वहां पर अखिलेश यादव जी प्रचार करने भी नहीं गए, तो उनको एक बहाना मिल गया कि हम प्रचार करने नहीं गए, हम गए होते तो चुनाव जीत गए होते। तो इस बार जो ये मोदी का चुनाव है बहुत ही एक तरीके से दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने भ्रमित करके तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी तरफ करने का प्रयास किया। ठीक है, लेकिन केसी जैन जी देखिए, अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानती है और जनता जानती है कि चुनाव उनके पक्ष में होगा, यानी कि आप ही के पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। अभी आपने आजमगढ़ का जिक्र किया, तो आजमगढ़ के उपचुनाव के दौरान ब्रजेश पाठक द्वारा भी पैसे देने का आरोप लगाया गया था, फिर उसको कैसे देखेंगे आप? नहीं, वही चीज है ना कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का इस तरीका का कृत्य कभी नहीं रहता। जो लोग इन चीजों में माहिर हैं वो खुद करते हैं और दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। आपने देखा जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर जब किसी ने जूता फेंका और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पे समाजवादी पार्टी के वो नेता जो कि इन्हीं के साथ समाजवादी पार्टी के जब प्रत्याशी के रूप में थे तो उनके साथ घूमते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में आगे तो काली पोत दी। तो इस तरीके का काम, इस तरीके का कुकृत्य करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग लंबे समय से करते रहे और उनको मालूम है कि किस तरीके से र्यूमर फैलाया जाए, अफवाह फैलाई जाए कि फला चुनाव जीत रहा है, फला चुनाव हार रहा है और माहौल बना करके वो इस तरीके के कार्य। लेकिन आप सुनिए केसी जैन जी की मेरी बात सुनिए कि ब्रजेश पाठक द्वारा ये बयान दिया गया कि इस सीट पर भी पैसे दिए जा रहे हैं, लोगों को रिझाने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से लोगों को एक बड़ी अमाउंट में पैसा दिया जा रहा है। इस पर क्या बोलेंगे आप? इस पर क्या जवाब होगा आपका? देखिए तमाम जगह से तस्वीरें भी आई थी, तमाम लोगों ने शिकायतें की थी और गलती उन्होंने यहाँ पर कर दी कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी प्रलोभन देने का कार्य समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया था, लेकिन वो उसमें फेल हुए। और इसमें भी कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन जनता जिस प्रकार से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए जिस प्रकार से दोबारा सरकार उत्तर प्रदेश बनाई है और उपचुनाव में भी लगातार समाजवादी पार्टी हार रही है, घोसी सीट पे इनका हारना बिल्कुल तय है, क्योंकि घोसी सीट के हमारे जो प्रत्याशी हैं लगातार कई बार से जीत रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया जो कई बार से लगातार हार रहे हैं। तो देखिए व्यक्ति का व्यक्तिगत भी कुछ वोट होता है और साथ ही साथ पार्टी का जो जनाधार है वो हमारे प्रत्याशी को जीत का सेहरा पहनाने का काम करेगा। और ये कितना भी रूमर फैला ले, किस तरीके की बातें कर ले, अभी देख रहा है अभी कल जब वोटिंग होगी हम आपको बता दें मयूरी जी, तो आरोप लगेंगे कि बूथ कैप्चरिंग हो गई, आरोप लगेंगे कि मशीन खराब हो गई, आरोप लगेंगे लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, आरोप लगेंगे कि जो है लोगों के साथ पुलिस ने मारपीट की, लोगों को नाकाबंदी कर दी, फला मोहल्ले से वोटरों को निकलने नहीं दिया गया। अच्छा वो एक तरफ तो इस तरीके की चीजें होंगी, दूसरी तरफ बहन मायावती जी ने जो स्पष्ट रूप से अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि आप जाइएगा तो नोटा दबाइएगा, नहीं तो वोट किसी को भी मत दीजिएगा। तो इसका भी लाभ लेने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे, कहेंगे भाई हमारे लोगों को जाने ही नहीं दिया गया, जाते तो वोट डालते, और जबकि वो अपनी मर्जी से जो लोग वोट डालने नहीं जाएंगे वो बताएंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग थे और देखिए इतने प्रतिशत वोट हुआ और इतने लोगों को जाने नहीं दिया गया। और हो सकता है जो बहन जी की पार्टी के विचारधारा के लोग हो वोट डालने ना जाए। चलिए बिल्कुल ठीक है केसी जैन जी, अब ये तो कल ही पता चलेगा जब जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी, कल क्या कुछ आरोप लगाए जाते हैं अब ये कल का दिन बताएगा। फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए उपचुनाव से पहले आईजी को शिवपाल सिंह यादव ने ज्ञापन सौंपा है और इस दौरान कहा है कि हर एक डिप्टी सीएम
यानी कि साफ तौर पर उन्होंने ब्रजेश पाठक पर निशाना साधते हुए कहा कि वो इस चुनाव में सक्रिय होने के साथ ही लोगों को पैसे भी बांट रहे हैं और लोगों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं और मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है कि वो इस उपचुनाव में वोट ना डालें। घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर कल यानी कि 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। इस उपचुनाव में सपा गठबंधन और भाजपा गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि इस उपचुनाव में बसपा की तरफ से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। पार्टी ने इस उपचुनाव से दूरी बनाई है, लेकिन मायावती ने बड़ा सियासी दांव चल दिया है। उनके द्वारा कहा गया है कि बसपाई या तो घर बैठेंगे और अगर कोई बूथ तक जाएगा तो वो नोटा दबाएगा। बसपा के इस निर्णय से घोसी के सियासी रण में मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। यहाँ 90,000 से ज्यादा अनुसूचित जाति के वोटर हैं जो परिणाम को प्रभावित करने का पूरा मादा रखते हैं। ऐसे में चुनाव से महज एक दिन पहले बसपा सुप्रीमो की तरफ से यह अपील की गई है कि जो दलित वोटर्स हैं वो या तो इस उपचुनाव में वोट न डालें। तो बसपा सुप्रीमो मायावती की अपील को लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ द्वारा यह अपील की गई है और अपने वोटर से यह अपील की गई है कि वो इस उपचुनाव से दूर रहे। यह अपील बसपा की तरफ से की गई है। जो समर्थक मतदान प्रक्रिया में भाग लेने घर से निकलते भी हैं वो नोटा का बटन दबाकर वापस आएं। तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बसपा चीफ मायावती का हवाला देते हुए घोसी की जनता से यह अपील की है। अपने वोटर से चुनाव से दूर रहने की अपील बसपा की तरफ से की गई है, लेकिन यहां पर अगर हम सियासी समीकरण पर एक बार फिर से नजर डालें तो निर्णायक भूमिका में रहते हैं दलित वोटर्स। ऐसे में मायावती की इस अपील का कितना फर्क पड़ेगा, दलित वोटर्स की भागीदारी इसमें क्या होती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बताते चले कि लगातार ये मुकाबला रोमांचक हो गया है। 2017 में बसपा के अब्बास अंसारी को 51,295 वोट मिले थे। ये बसपा प्रत्याशी की बात हो रही है। जबकि 2019 के उपचुनाव में बसपा के अब्दुल कयूम अंसारी को 50,775 वोट मिले थे। 2022 में यहां बसपा प्रत्याशी वसीम इकबाल को 54,238 वोट मिले थे। तो इन आंकड़ों से ये साफ तौर पर पता चलता है कि दलित मतदाता इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में मायावती की अपील का कितना फर्क पड़ेगा, अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो नितेंद्र सिंह यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नितेंद्र जी, देखिए कल उपचुनाव होने हैं जिसके लिए प्रशासन तो अलर्ट है, लेकिन मायावती ने सीधे तौर पर एक सियासी चाल कह सकते हैं कि चली है। उन्होंने दलित वोटर से अपील की है कि वो इस चुनाव में हिस्सा ना ले और अगर वो चुनाव में अपनी भागीदारी दर्ज कराते हैं तो वो नोटा पर बटन दबा के आए। इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? मुस्कान जी, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदारी की बात तो हो ही नहीं सकती है। देखिए, हम लोग देश के लोग एक कैंपेन चलाते हैं कि मतदान में भाग अवश्य ले। मतदान केंद्रों तक लोगों को पहुंचाने के लिए तमाम तरीके की सरकार के द्वारा प्रचार प्रसार और तमाम मोटिवेशनल अभियान चलाए जाते हैं। इस दौर में बहन जी का इस तरीके का बयान कि मतदान ना करे, तो ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदारी वाला बयान है। अपनी जिम्मेदारी से बता, किसी भी पक्ष में रहिए, दिस वे और दैट वे, एक पक्ष में तो रहना ही पड़ेगा। आपको अपनी भूमिका अदा करनी थी, लेकिन चलिए, ये उनकी अपनी सूझबूझ है और वो क्या कर रही है इस पर समाज। लेकिन मतदाता बहुत सजग है, मतदाता बहुत समझदार है। लोग जाएंगे मतदान केंद्रों पर, वोट भी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हराने का काम करेंगे। जो हम लोगों पर खबरें आ रही हैं, हम लोगों को कि वहां से जिस तरीके से लोगों ने ठाना है, वहां जो नारे चल रहे हैं, बाहरी को भगाएंगे, सुधाकर को जिताएंगे, दल बदलुओं को हराएंगे, अपनों को जिताएंगे, पानी हुआ अब सर से ऊपर, बटन दबेगा साइकिल पर, भाजपा की नियत में खोट है, अब की बार साइकिल को वोट है, घोसी वासियों ने ठाना है, सुधाकर को जिताना है। इस तरीके के नारे भाजपा के अपराध के खिलाफ घोसी का वोट सुधाकर को, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ घोसी का वोट सपा को, इस तरीके के माहौल वहां पर बन चुका है। क्योंकि दारा सिंह चौहान भी के ऊपर लगातार दल बदलने के आरोप हैं और बाहरी होने के साथ साथ सुधाकर सिंह जो वहां के लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, वहां पहले भी 2 बार विधायक रहे और जनता से जुड़कर रहते हैं। तो इस बार वहां का चुनाव बिल्कुल सीधे सीधे
घोसी की जनता बनाम बाहरी जनता के बीच, बाहरी लोगों के बीच में हो गया है और समाजवादी पार्टी बड़ी पैमाने पर ये जीत दर्ज करने जा रही है। और इसी के चलते प्रशासन जिस तरीके से वहां पर तमाम तरीके की दबाव बनाने का काम कर रहा है, कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न करने का काम कर रहा है, फर्जी मुकदमे लिखने का काम कर रहा है, तो ये चलेगा। लेकिन कल जनता ने ठान लिया है, कल घोसी के मतदाताओं ने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके ये तमाम दल बदलुओं को और उनके साथ जिस तरीके से समाज को बेचने का काम करने वाले लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। ठीक है, देखिए नितेंद्र जी, आज शिवपाल सिंह यादव ने आईजी से मुलाकात की है। इस दौरान एक लंबा चौड़ा ज्ञापन सौंपा गया है कि चुनाव में लोगों को धमकाया जा रहा है, मुस्लिमों को धमकाया जा रहा है, उनको ये बोला जा रहा है कि वो इस चुनाव में वोट न डाले। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया भी दी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हर एक चुनाव में समाजवादी पार्टी के पास महज एक काम होता है कि ईवीएम पर आरोप लगा दो, ये आरोप लगा दो सत्ता पक्ष पर कि वो चुनाव को खराब करने का काम कर रही हैं। इस आरोप को कैसे देखेंगे? मुस्कान जी, तो ये सच्चाई है। क्या आपने देखा नहीं है कि किस तरीके से रामपुर के चुनाव में मात्र 20% मतदान हुआ था, किस तरीके से उपचुनावों में मतदान का प्रतिशत 20%, 30%, 35% रह जाता है। तो ये प्रशासन, जबकि प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि मतदाता को हर कीमत पर मतदान केंद्र तक पहुंचाए, उसको मोटिवेट करे। नितेंद्र जी, यहाँ बसपा सुप्रीमो की तरफ से भी अपील की गई है कि जितने भी दलित वोटर्स हैं वो इस चुनाव में अपने मत का इस्तेमाल ना करें। अब इस पर तो आप जैसे पत्रकारों को भी समीक्षा देनी चाहिए, इस पर आपके कमेंट्स आने चाहिए। तो ये तो बिल्कुल गैर संवैधानिक, गैर जिम्मेदारी की बात हो गई। मतदाता का मतदान करना उसका अधिकार है और मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधित्व नहीं चुनेगा, मतदाता अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधित्व चुनेगा। लेकिन देखिए नितेश जी, अगर कल बसपा के जो दलित वोटर्स हैं, जो उनके ही वोटर माने जाते हैं, अगर कल वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो भी क्या आप यही बोलेंगे कि इनको जबरन रोका गया है, भारतीय जनता पार्टी ने रोका है? ये आरोप भारतीय जनता पार्टी आप पर लगा रही है। देखिए मुस्कान जी, पहले एक चीज कि दलित उनका वोटर है, ये कहना सरासर गलत है। समाजवादी पार्टी का प्रमुख अभियान पीडीए जो है, जहां पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इस मुहिम के साथ समाजवादी, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो लोहियावादी हैं, ये लोग ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के साथ हैं और ये जाएंगे, वोट करेंगे। मायावती जी का कौन सा वोटर है जो उनको सुन रहा है? मायावती जी अपना तो कैंडिडेट देती, उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया। अब जनता स्वतंत्र है, वोटर किसी का बंधा हुआ नहीं होता है, जनता स्वतंत्र है, वो जिसे चाहे मतदान करने के लिए स्वतंत्र है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल, सिवाय जो जोर जबरदस्ती के। आपकी अपील से वोट करने नहीं। धन्यवाद नितिन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही समाजवादी पार्टी का पक्ष प्राइम टीवी पर रखने के लिए। तो देखिए, चुनाव दिलचस्प हो गया है, चुनावी प्रचार थम चुका है, लेकिन सियासत तेज हो चुकी है, क्योंकि जहां एक तरफ शिवपाल सिंह यादव ने आईजी से मुलाकात की है, तो दूसरी तरफ मायावती की तरफ से यह अपील की गई है कि दलित वोटर्स इस चुनाव में हिस्सेदारी ना दर्ज कराएं, और अगर वोटर्स अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराते हैं तो वो नोटा पर ही बटन दबा के आए। अब ऐसे में ये मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि मायावती ने इस उपचुनाव से दूरी बनाई है, लेकिन इनका इस बयान का कितना फर्क पड़ता है, अब ये कल देखना बहुत दिलचस्प होगा कि दलित वोटर्स किसके पक्ष में वोट करते हैं, क्योंकि दलित वोटर्स की संख्या यहां पर तकरीबन 60,000 से ज्यादा की बताई गई है। तो देखिए, अब चुनाव रोमांचक हो गया है, क्योंकि घोसी में कल जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी, जिसके लिए चुनावी प्रचार तो थम गया है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है। दरअसल सपा ने जहां एक तरफ अपने पुराने राजनीतिक धुरंधर सुधाकर सिंह को टिकट दे करके उनकी राजनीति को जीवंत करने की कोशिश की है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सपा के ही पूर्व विधायक दारा सिंह चौहान को टिकट देकर घोसी उपचुनाव में अपनी मजबूत ताल ठोकी है। दोनों ही प्रत्याशियों पर गौर करें तो भाजपा ने एक तरफ जहां पिछड़ा कार्ड खेला, तो वहीं सपा ने सीट पर सवर्ण कार्ड खेलकर राजनीतिक मुकाबले को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है। हालांकि अगर हम बात करें तो यहां पर
अब मुकाबला रोमांचक होता जा रहा है, क्योंकि 5 की वो तारीख होगी जब जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। लेकिन उससे पहले ये ऐसी सीट है जिसको 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ मुकाबला सीधे तौर पर एनडीए बनाम INDIA का हो चुका है। 2 ही प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और दोनों ही प्रत्याशियों के लिए पूरे दमखम दिखाते हुए प्रचार किया गया है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर दारा सिंह चौहान के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे। तो वहीं अगर हम बात करें INDIA की, तो यहां पर INDIA के तरफ से लगातार जो तमाम दिग्गज नेता है वो इस सीट पर प्रचार करने भी पहुंचे थे। अखिलेश यादव खुद यहां पर प्रचार करने आए थे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यहां पर जो नतीजे आते हैं वो किसके पक्ष में होंगे, क्योंकि यहां पर सीधा मुकाबला एनडीए बनाम INDIA है। दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। देखिए दिलीप जी, घोसी का उपचुनाव कल होना है, लेकिन उससे पहले मायावती की एक अपील ने सियासत हाई कर दी है। मायावती ने दलित वोटर से अपील की है कि वो मतदान ना दे, और अगर वो मतदान देने जाते भी हैं तो वो नोटा पर बटन दबाएं। अब ये दलित वोटर्स कितनी निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं? काफी अच्छी निर्णायक भूमिका में है वहां पर। और आजकल राजनीतिक पार्टियों का सारा फोकस दलित पे ही हो गया है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि मायावती के कहने पर कोई भी दलित वोटर वहां पर वोट नहीं देने जाएगा। और बहुत सारे वोटर्स मेरे ख्याल से नोटा के बारे में जानते भी नहीं होंगे कि नोटा होता क्या है, उसका पर्पस क्या होता है। बट हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जो बसपा के हार्डकोर फॉलोअर्स हैं वो हो सकता है कि मायावती की अपील सुन ले और वहां पर वोट देने ना जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने घोसी की जनता को करने के लिए वहां पर ड्यूटी लगा रही है। जो नेता जिस वर्ग पे, जिस जाति पर ज्यादा प्रभाव रखता है, उसको घोसी में लगाया गया है कि वो भाजपा के फेवर में चुनाव कराए। तो मायावती की एक अपील एक राजनीतिक स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है घोसी के चुनाव। लेकिन देखिए दिलीप जी, अगर हम दलित वोटर्स की बात करें तो तकरीबन 60,000 से ज्यादा वोटर्स दलित हैं इस सीट पर। ऐसे में क्या कुछ समीकरण बिगड़ सकता है? देखिए, अगर 60,000 वोटर वोट डालने नहीं जाएगा तो उसके अलावा वोटर, ऐसा तो है नहीं कि मायावती के कहने पे कोई भी वोटर वोट डालने नहीं जाएगा, या जितना भी दलित वोट बैंक है वो सब के सब मायावती के फेवर में। ऐसा नहीं, भाजपा का भी दलित वोट बैंक के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव है। और जो मैंने भी आपको बताया कि हर वर्ग के, चाहे वो दलित हो, चाहे वो SC हो, चाहे वो OBC, इवन मुस्लिम वोट बैंक को भी आकर्षित करने के लिए भाजपा ने अपने मुस्लिम नेताओं को, दानिश अंसारी को, और जो अल्पसंख्यक समाज के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं उनको, और बहुत सारे मुस्लिम नेताओं को, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेताओं को वहां पर मुस्लिम वोट को अट्रैक्ट करने के लिए लगा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है वो फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी के आगे बहुजन समाज पार्टी की एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा प्रभावी साबित नहीं। थोड़ा बहुत फर्क डाल सकता है, मैं ये मानता हूँ, बट ऐसा फर्क नहीं डालेगा क्योंकि चुनावी नतीजों को परिवर्तन। ठीक है, देखिए दिलीप जी, कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये जो घोसी का उपचुनाव है ये लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, जो कि एनडीए बनाम INDIA हो चुका है। ऐसे में अगर हम इस सीट पर चुनाव प्रचार पर अगर हम एक नजर डालें या अभी की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें, तो हर एक पार्टी का दिग्गज नेता वहां मौजूद है। ये सीट इतनी जरूरी हर एक पार्टी के लिए क्यों हो गई है दिलीप जी? देखिए, ये लोगों का अपना परसेप्शन हो सकता है, लेकिन मैं एक विधानसभा की छोटी सी बाइपोल सीट को जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उससे जोड़ करके नहीं दे सकते। यूपी की एक सीट का इधर या उधर हो जाना लोकसभा के चुनाव पे फर्क डालेगा, मैं इस बात का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। हो सकता है बहुत सारे विश्लेषक करते हो, बट मेरी अपनी राय से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। क्योंकि हाँ, ये जरूर है कि ये प्रतिष्ठा का चुनाव है। प्रतिष्ठा का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए भी है, जो INDIA अपोजिशन बना है उसके लिए भी, क्योंकि उसके अलायंस के बहुत सारे समर्थक, कांग्रेस ने भी समर्थन दिया, कांग्रेस ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। बहुजन समाज पार्टी जिसकी भी आप बात कर रही थी, उन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, इसका मतलब उनका भी समर्थन किसी ना किसी पार्टी को है। और भारतीय जनता पार्टी को मायावती का समर्थन पिछले कई बार से मिल रहा है, ये ऑफ द रिकॉर्ड हर आदमी जानता है। तो इनडायरेक्टली मायावती का जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी को है, भले ही खुल के ना हो। लेकिन इसके अलावा अपोजिशन को जो INDIA अलायंस बना है उसमें CPIM है, कांग्रेस है और बहुत सारे दल छोटे छोटे हैं जिन्होंने
समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया है। और जो आपके राजभर साहब हैं, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जिनको उस क्षेत्र का एक राजा माना जाता है, और ये कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव में सपा के फेवर में बहुत सारा वोट बैंक उन्होंने कन्वर्ट किया था, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है, क्योंकि उनको अपनी क्रेडिबिलिटी इस समय भाजपा में ज्यादा साबित करनी है। बिल्कुल। तो एक तरीके से प्रतिष्ठा का चुनाव जरूर हो सकता है। वो प्रतिष्ठा का चुनाव स्वयं दारा सिंह चौहान के लिए भी हो सकता है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से छोड़ करके भाजपा की सीट पे पुनः चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि जनता उनके व्यक्तित्व से प्रभावित है कि समाजवादी की विचारधाराओं से प्रभावित है। ये दोनों फैक्टर मैटर करेंगे। अगर इस बार दारा सिंह चौहान पुनः विधायक बन जाते हैं बाईपोल्स में, तो ये माना जाएगा कि समाजवादी की विचारधारा पे वो पहले नहीं जीते थे। बिल्कुल। वो अपनी व्यक्तिगत विचारधारा पे जीते थे, व्यक्तिगत इन्फ्लुएंस पे जीते थे, और वही व्यक्तिगत इन्फ्लुएंस अब भाजपा के खाते में चला गया। और अगर वो नहीं जीतते हैं तो ये मानना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा घोसी सीट पर बहुत प्रबल रूप से काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दिलीप जी हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम तरीके के सियासी गणित हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। तो देखिए, अब नतीजों की बारी भी होगी, क्योंकि कल का वो दिन होगा जब जनता दोनों ही प्रत्याशियों का भविष्य तय कर देगी। ईवीएम में दोनों ही प्रत्याशियों का भविष्य कैद हो जाएगा, जिसका खुलासा होगा 8 सितंबर को, जब इस पूरे उपचुनाव के नतीजे घोषित होंगे। तो देखिए, उपचुनाव को लेकर हर एक पार्टी ने पूरी जोर आजमाइश लगाई है। खुद सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ दारा सिंह चौहान के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ INDIA के अगर हम प्रत्याशी की बात करें सुधाकर सिंह, तो उनके लिए खुद अखिलेश यादव ने चुनावी कमान संभाली है, और वही शिवपाल सिंह यादव तो इस वक्त भी घोसी में मौजूद हैं। और उनकी तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि जब तक चुनाव यानी कि मतदान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, वो घोसी में ही डेरा डाले बैठे रहेंगे। अब कल का वो दिन होगा जब घोसी की जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जो नतीजे हैं वो किसके पक्ष में जाते हैं, क्योंकि हर एक पार्टी ने पूरी अपनी जोर आजमाइश इस सीट पर लगाई है, यहाँ के चुनाव में लगाई है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रदेश में विकास प्राधिकरणों का